जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? क्या मैं सभी को दिखाई दे रहा हूं? जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में। कल हमने बात करी थी कि किस तरह से राजपूत पीरियड के लेटर फेज में फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं और उसमें से मैक्सिमम फॉरेन इन्वेजन्स रिपेल कर दिए जाते हैं। लेकिन आखिरी का एक फॉरेन इन्वेजन जिसमें मोहम्मद गौरी लड़ाई करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, तराइन की दूसरी बैटल होती है और उसमें उसको जीत हासिल होती है। और उसके बाद में पॉलिटिक्स ही चेंज हो जाती है। और इसीलिए मैं पहले भी कहता आया हूं कि डिफेंस का हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। देखिए आप, कितने सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए भारत के ऊपर, लेकिन कोई भी एम्पायर कायम नहीं कर पाया। हर बार हमने उनको डिफीट किया। लेकिन सिर्फ एक विक्ट्री, फॉरेन इन्वेडर की सिर्फ एक विक्ट्री भारत के अंदर एक एम्पायर कायम कर देती है। इतिहास की इन चीज़ों से सबक लेने की ज़रूरत है आगे के वक्त के लिए। लेकिन बहरहाल, अब जो इतिहास है उसके आगे वो एक नया इतिहास है, एक नए कल्चर की हिस्ट्री है। और उसे हम स्लेव्स और खिलजी डायनेस्टी के टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से स्लेव डायनेस्टी का राइज होता है और उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी का राइज होता है। किस तरह से स्लेव और खिलजी डायनेस्टी किस तरह से स्लेव्स और खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करते हैं और इंडिया की पॉलिटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो शुरुआत करेंगे स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करने से पहले एक बार इस नक्शे के ऊपर नजर दौड़ाएंगे और ये देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी को तराइन की दूसरी लड़ाई में, चांदावर की लड़ाई में, और जब बंगाल को उन्होंने जीता था उसके बाद जो इलाका उन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो कितना बड़ा हो गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। नॉर्दर्न इंडिया का सिग्निफिकेंट पार्ट दिल्ली सल्तनत के दायरे में आ गया था। और यहीं से राइज होता है स्लेव डायनेस्टी का। तो सबसे पहली डायनेस्टी जो हम बात करेंगे वो है स्लेव डायनेस्टी। जैसे कि यहाँ लिखा ही हुआ है स्लेव डायनेस्टी, तो मैं सीधे इसका टाइम लाइन लिख देता हूँ। बहुत इजी टाइम लाइन है इसका, हमेशा याद रहेगा आपको। 1206 एडी से लेके 1290 एडी के बीच में एंशियंट हिस्ट्री में, जहां पे मैंने आपको कहा था कि टाइमलाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है, मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होती है, इस मिडाइवल हिस्ट्री में हमको बहुत एक्यूरेट टाइमलाइंस मिलती है। इसीलिए अब मैं भी आपको हर जगह टाइमलाइन बताऊंगा और आपको भी अब टाइमलाइन याद रखनी है। तो इसकी शुरुआत होती है 1206 एडी से, जब दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब जरा दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से पहले ये जान लें कि जिसने दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट की नींव रखी थी उसका क्या हुआ, यानी कि मोहम्मद गौरी का क्या हुआ। तो एक पृथ्वीराज रासो नाम का लिटरेचर है जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था। उस पृथ्वीराज रासो नाम के लिटरेचर के हिसाब से मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। और मोहम्मद गौरी की डेथ और किसी के हाथों नहीं होती बल्कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों होती। आपने वो मशहूर कहानी सुनी होगी पृथ्वीराज रासो की, जिसमें ये कहा गया था कि शब्द भेदी बाण का, अपनी कला का उपयोग करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसी की कैपिटल में मार डाला था। ऐसा करने में चंद्र बरदाई ने मदद करी थी पृथ्वीराज चौहान की। तो एक वर्जन ये है मोहम्मद गौरी की डेथ का। और एक दूसरा वर्जन जो हमको पर्शियन लिटरेचर्स के अंदर मिलता है, वो वर्जन ये कहता है कि मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी, मोहम्मद गौरी का मर्डर ही हुआ था, मोहम्मद गौरी का असैसिनेशन ही हुआ था। लेकिन ये असैसिनेशन पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया था। ये असैसिनेशन पंजाब की एक ट्राइब ने किया था जिसे खोखर ट्राइब कहा जाता था। ये खोखर आज के पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाली एक मार्शल ट्राइब थी, एक लड़ाकू कबीला था जिसने गौरी के इन्वेजन्स का बहुत डट के मुकाबला किया था। जब गौरी का इन्वेजन पृथ्वीराज की टेरिटरी में होता है उससे पहले ही खोखर ट्राइब गौरी से लड़ रही होती पंजाब के अंदर। और पृथ्वीराज के अगेंस्ट जीत हासिल करने के बाद भी गौरी गौरी के अगेंस्ट खोखर्स की लड़ाई जारी रहती है। और इसीलिए गौरी इन खोखर्स को पनिश करने के लिए उनके कई गांवों को तबाह कर देता है।
और इसी बात का बदला लेने के लिए रावी नदी के किनारे कहीं पर समवेयर अराउंड द बैंक ऑफ रिवर रावी, जहां पर मोहम्मद गौरी अपने कैंप लगा के बैठा हुआ था, वहां पे कुछ 17-18 खोखर लड़कों ने किसी तरह से उस कैंप के अंदर पेनिट्रेट करके मोहम्मद गौरी को उस वक्त अटैक किया जब मोहम्मद गौरी नमाज पढ़ रहा था। वो डिफेंसलेस था और उसके ऊपर हमला करके उसको मार डाला था। तो ज्यादातर जो पर्शियन लिटरेचर्स हैं उसके अंदर यही वर्जन मिलता है मोहम्मद गौरी की डेथ का, कि उसकी डेथ, उसका असैसिनेशन खोखर ट्राइब के लड़कों ने किया था। और एक पृथ्वीराज रासो ये बताती है कि मोहम्मद गौरी का असैसिनेशन पृथ्वीराज चौहान के ही हाथों हुआ था। देखिए, चाहे पृथ्वीराज रासो की बात सही हो या फिर पर्शियन लिटरेचर्स की बात सही हो, एक बात तो क्लियर है कि मोहम्मद गौरी का असैसिनेशन हुआ था, इसकी राजनीतिक हत्या हुई थी। अब मोहम्मद गौरी की जब डेथ हुई तब वो साल था 1206 एडी, 1206 एडी। और इसी साल यानी कि 1206 एडी में ही गौरी ने जो एम्पायर कायम किया था, जो लगभग बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इस एम्पायर के टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। गौरी के 3 स्लेव कमांडर्स थे, एक जिसका नाम था नासिरुद्दीन कबाचा, दूसरा जिसका नाम था ताजुद्दीन याल्दौज, और तीसरा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों ही स्लेव्स, जो कि कहने के लिए तो स्लेव थे लेकिन मोहम्मद गौरी के काफी प्रोमिनेंट कमांडर्स थे। इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है इस एम्पायर को अधिक से अधिक ऑक्यूपाई करने के लिए। और इस लड़ाई में सबसे टॉप पर, यानी कि इस लड़ाई में विक्टोरियस इमर्ज होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक इस लड़ाई में विक्टोरियस इमर्ज होने के बाद में इस एम्पायर के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करता है। अब इस नक्शे में मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बताऊंगा कि कहां तक के इलाके में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज बना था मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, और उसी को हम स्लेव डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत का इलाका मानेंगे। तो जरा हम देखते हैं कि कहां कहां तक इनका राज बना हुआ था। तो ये यहां से शुरू होता है, कि कुछ इस तरह से शुरू होता है ये इलाका इनका, और ये पहुंच जाता है पंजाब तक, और बस यहीं आके ये लिमिट हो जाता है। तो लगभग इतना इलाका था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ आया था इसकी डेथ के बाद, मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद। अब आप ये सोचोगे कि बंगाल का इलाका तो हमने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं, जबकि बंगाल का भी कॉन्क्वेस्ट हो ही चुका था। कल हमने बात भी करी थी बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो बंगाल का एरिया था, इस बंगाल के एरिया में किसी और का रूल इस्टेब्लिश हो गया था, और वो जो किसी और का रूल मैं बोल रहा हूं वो था बख्तियार खिलजी। देखिए क्या बात थी कि जो बख्तियार खिलजी था ना, ये स्लेव नहीं था, ये स्लेव फैमिली से नहीं आता था। इसीलिए बंगाल को जीतने के बाद बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस एज्यूम कर लिया था। उसने ये कहा कि मैं किसी स्लेव के अंडर में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक स्लेव खानदान से नहीं आता हूँ। खिलजी डायनेस्टी या खिलजी स्लेव नहीं हुआ करते थे। तो उसने बंगाल में अपनी एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी इमर्ज कर ली, इस्टेब्लिश कर ली, और ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया का इलाका, पंजाब से लेके दोआब तक का इलाका, ये स्लेव डायनेस्टी की शुरुआती एक्सपेंशन बनता है अंडर द रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों चुना था, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों चुना? जब मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई में, उस तराइन की दूसरी लड़ाई की जीत के बाद से ही गौरी पीछे चला गया था, यानी कि वो अफगानिस्तान चला गया था। और उसने सारा चार्ज, इंडियन टेरिटरी का सारा चार्ज दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनफैक्ट चांदावर की जो दूसरी लड़ाई की हम बात कर रहे थे, कल हमने जो बात करी थी, जिसको वन एरो बैटल कहा जाता है, ये लड़ाई भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही लड़ी थी। इसमें मोहम्मद गौरी था ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं था लड़ाई के अंदर। पूरी लड़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे कमांडर्स ने लड़ी थी। तो क्या बात थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना भरोसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही ट्रस्टेड स्लेव था, और इसने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जान भी बचाई थी, जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड किया गया था। तो वैसे ही ये काफ़ी फेवरेट था,
मोहम्मद गौरी का। और जब इसने जान बचा ली मोहम्मद गौरी की तराइन की पहली लड़ाई में, जिसके बाद ही दूसरी लड़ाई हो सकी और गौरी जीत सका, और इसीलिए रिवॉर्ड दिया गौरी ने इसको। जब दूसरी लड़ाई में जीत हासिल हुई तो इंडियन टेरिटरीज का इंचार्ज बना के इसको रिवॉर्ड दिया गया था, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, और वो क्वेश्चन राइज होता है कि स्लेव जो होते हैं वो डायनेस्टी कैसे बना सकते हैं। स्लेव का मतलब तो होता है गुलाम, स्लेव का मतलब होता है कि नौकर से भी बदतर, मतलब कि आप किसी के मालिक बन गए, अब जो चाहोगे उससे करवा सकते हो। तो स्लेव डायनेस्टी कैसे बना बना लेते, तो ये एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो टर्किश सोसाइटीज हुआ करती थी, इन टर्किश सोसाइटीज के अंदर आपस में फ्यूड्स बहुत चलते थे, जिसको हम बोलते हैं फैमिली फ्यूड्स बहुत चलते थे, पारिवारिक झगड़े बहुत चलते थे। भाई भाई की हत्या करने से नहीं चूकता था, बेटा बाप की, नहीं बेटा, बेटा बाप की, बाप तो नहीं करता था जनरली बेटों की, लेकिन बेटे बाप की हत्या कर देते थे रूल हासिल करने के लिए, अपने भाइयों से आगे निकलने के लिए। इसीलिए सेंट्रल एशिया के रूलर्स अपने सगे संबंधियों के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, और बहुत ही कम एज में जो छोटे मोटे लड़के होते थे जो यतीम हो जाया करते थे, अनाथ हो जाया करते थे, उनको पालते थे। क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा था, और वॉरफेयर के बाद में लोगों को एनस्लेव करने की ट्रेडिशन था। तो ऐसे में क्या होता था, कई पेरेंट्स मारे जाते थे और उनके बच्चों को एनस्लेव कर लिया जाता था। और इन एनस्लेव किए हुए बच्चों को सुल्तान खरीद लेते थे, और सुल्तान उन बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करते थे, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे, उनको रिलीजियस ट्रेनिंग देते थे, उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते थे। और जब ये लड़के बड़े हो जाते थे तो सुल्तान के लिए बहुत वफादार होते थे, सुल्तान के अपने बेटे से ज्यादा वफादार उसका कोई स्लेव होता था उसके लिए। और इसीलिए कहने के लिए ये लोग स्लेव्स हुआ करते थे, लेकिन सुल्तान इनको ऊंचे ओहदों पर नवाज चुका होता था, सुल्तान उनको हाई रैंक्स दे चुका होता था। और इसीलिए भारत में जब सक्सेस मिली तो उसमें सुल्तान के स्लेव कमांडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और यही वजह थी कि जब ये जीत हासिल हुई तो इसके बाद ऐसे ही एक स्लेव को मोहम्मद गौरी ने भारत की टेरिटरी का चार्ज दे दिया था। और क्योंकि उसने एक डायनेस्टी कायम करी, इसलिए इतिहासकारों ने इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा था। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्लेव ने डायनेस्टी कैसे कायम कर ली। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि डायनेस्टी कायम कर ही ली है, तो अब इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुतुब उद्दीन ऐबक, ऐसा नाम हमको इनका मिलता है। 1206 एडी से लेके 1290 एडी के बीच में रूल करती है स्लेव डायनेस्टी। लेकिन स्लेव डायनेस्टी में अकेला ये स्लेव नहीं था, या अकेले ये स्लेव फैमिली नहीं थी जो रूल करती, इसके बाद भी कई स्लेव्स आए थे। इसलिए सबसे इंडिविजुअल रूलर के तौर पे कितना रूल करता है, तो 1210 एडी के बीच में ही रूल कर पाता है, ज्यादा रूल नहीं कर पाता है, 4 साल ही रूल कर पाता है ना। अब देखते हैं कि अपन इसने क्या क्या अचीवमेंट्स किए। देखो 4 साल में क्या ही अचीवमेंट करेगा, लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट इसके बारे में मशहूर है, वो है ही वॉज कॉल्ड एज लाख बख्श। इसे लाख बख्श कहा जाता था। अब ये टर्म इसके साथ क्यों जुड़ा, दरअसल ये बात तब की है जब भारत में इन तुर्कों को विक्ट्री नहीं हासिल हुई थी, ये लोग अफगानिस्तान में ही रहते थे। ये स्लेव था मोहम्मद गौरी का। और एक बार मोहम्मद गौरी ने कुछ कोई लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में काफ़ी जीत हासिल हुई थी इनको सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में। तो इसको रिवॉर्ड किया, इसको रिवॉर्ड करते हुए बहुत सारी दौलत, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारा गोल्ड सिल्वर इसको दिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया कि ये लो गोल्ड लो, ये लो सिल्वर लो, घोड़े लो, हाथी लो। ये हाथी तो नहीं दिए थे, घोड़े दिए थे। जब ये मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सारा गोल्ड सिल्वर घोड़े जो कुछ भी उसको मिला था वो अपने नौकरों में बांट दिए थे। उसके जो भी नौकर थे, उसके जो भी सबॉर्डिनेट्स थे, उन सबॉर्डिनेट्स को ये सब बांट दिया था। तो इससे ना उसका नाम बड़ा मशहूर हो गया कि अरे वाह भाई, वाह भाई वाह।
लाखों दिए इसको सुल्तान ने और इसने सबको बख्श दिया। लाखों जो मिले थे इसको, वो लाखों के लाखों इसने बख्श दिए, और तब से इसका नाम लाख बख्श हो गया। ऐसा नहीं है कि इसने भारत के अंदर भारत के लोगों में कुछ लाखों रुपए बांट दिए थे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इतनी बात थी कि सेंट्रल एशिया में किसी वक्त सुल्तान के दिए हुए गिफ्ट्स को इसने अपने सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सुल्तान इससे बहुत खुश हुए और सुल्तान के कहने पे ही इनको ये टाइटल मिला था लाख बख्श, जो कि इनसे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो कुछ भी इनका एक एक्शन था जो इन्होंने किया था, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम इनको मिला नहीं, 1206 से 1210 एडी के बीच में इन्होंने रूल किया, तो कोई बहुत लंबा वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी इस दौर में उन्होंने क्या किया, बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन काकी, अ सूफी सेंट। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक सूफी सेंट थे, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल थे। इनके ऑनर में एक मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू किया था, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। सभी जानते हैं कि वो कहाँ है। इसके अलावा एक और चीज़ इनको क्रेडिट की जाती है, वो है कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड 2.5 दिन का झोपड़ा, मॉस्क, आफ्टर destroying a Sanskrit school at Ajmer। अजमेर में एक संस्कृत स्कूल था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और उसको डिस्ट्रॉय करके उसी मटेरियल को रीयूज करके वहाँ पे एक मस्जिद बनाई थी। बहुत ताबड़तोड़ इस मस्जिद को बना दिया गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया था, जो कि बनाया गया था अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक या स्लेव डायनेस्टी के दौर का जो आर्किटेक्चर है ना, वो आर्किटेक्चर को बोलते ही है, उस दौर के आर्किटेक्चर के लिए यही नाम दिया गया है, रीमॉडलिंग ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इनटू मॉस्क। बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ के उसको रीमॉडलिंग करके उसको मॉस्क की तरह बनाया गया था। तो ये एक फीचर है आर्किटेक्चर का दिल्ली सल्तनत के दौर के अंदर। उत्तर भारत में इस तरह के बहुत सारे साइट्स हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट अब हम लिखेंगे, वो अगला पॉइंट ये है, ही डाइड while प्लेइंग चौगान। पोलो जैसा खेल होता है, घोड़े के ऊपर बैठ के कोई बॉल होती है, उस बॉल को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के खेल अफगानिस्तान में अभी भी देखे जाते हैं। अफगानिस्तान में एक खेल है जिसको बुज काशी कहते हैं। बुज यानी कि बकरा, और काशी यानी कि उसको मारना। तो बुज काशी नाम का एक खेल होता है अफगानिस्तान में, जहाँ पर एक मरा हुआ बकरा रहता है और बहुत सारे घोड़े के ऊपर बैठे हुए खिलाड़ी उस मरे हुए बकरे को अपने भाले की नोक पे फंसा के गोल पोस्ट में डालते हैं। तो इसी तरह का कोई खेल होता था चौगान, और इसी चौगान नाम के खेल को खेलते हुए ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ये, और अपने घोड़े से गिर गए थे, और इनको काफ़ी चोटें आई थी, और उस चोट की वजह से इनकी डेथ हो गई थी।
तो इस तरह ये जो पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, ये पहला सुल्तान ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद स्लेव डायनेस्टी का अगला सुल्तान आता है, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। इंग्लिश में लिखते इल्तुतमिश, हिंदी में बोलते अल्तमश। 1210 एडी से लेके 1236 एडी के बीच में ये रूल करता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट में कुतुबुद्दीन ऐबक से कहीं ज़्यादा रोल इसका है। मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो तुर्कों के लिए दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट को सही मायनों में आगे बढ़ाने का काम इल्तुतमिश ने किया। तो इससे जो है अलग अलग जो अचीवमेंट्स इसके रहे और जिसको जो क्रेडिट किया जाता है, वो एक एक करके अपन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इसको माना जाता। अब इसको रियल फाउंडर क्यों माना जाता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तीन वजह है जिसके चलते इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। पहली वजह लिख के हम बताते हैं, ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये लोग दिल्ली को देहली बोलते थे, देहली। भारत के लोग दिल्ली बोलते थे, ये लोग देहली बोलते थे, और अंग्रेज दिल्ली बोलते थे। तो लाहौर से इन्होंने कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो दिल्ली सल्तनत अगर कह रहे हैं उसको, तो दिल्ली में कुछ होना चाहिए ना उसका। तो वो पहला चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ इसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ इसको, ऑफिशियली ऑब्टेन्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफा। जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो रिलीजियस लीडर होता था, खलीफा, उस खलीफा से इन्होंने ऑफिशियली सुल्तान का टाइटल हासिल किया था। कल मैंने कमेंट में देखा था, किसी ने पूछा था कि सुल्तान और बादशाह के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कल मैंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि कल के टॉपिक के हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन मैं अभी बताता हूँ आपको कि सुल्तान का जो इन्होंने टाइटल लिया सॉरी, तो ये सुल्तान और बादशाह में अंतर क्या होता है। दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स हमको दिखाई देते हैं सब सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जितने भी हमको मुगल एम्पायर के रूलर्स दिखाई देते हैं वो सारे के सारे हमको बादशाह के नाम से दिखाई देते हैं। तो फर्क क्या होता है दोनों के अंदर, जैसे कि ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, ऑफिशियली ऑब्टेन्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफा। सुल्तान एक टाइटल होता था जो खलीफा से हासिल किया जाता था। सुल्तान अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई रूलर अपने नाम के आगे सुल्तान लगा रहा था, मतलब वो खलीफा के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, वो खलीफा के बिहाफ पे वर्क कर रहा है। इन लोगों को खलीफा को रेगुलरली गिफ्ट भिजवाने पड़ते थे, ट्रिब्यूट पे करना होता था। जो हम बोलते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि अंग्रेजों ने भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ किया अपनी मदर कंट्री में ले जाके, सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया, दिल्ली के सुल्तान भी भारत से कलेक्ट किए हुए रेवेन्यू का एक शेयर खलीफा को देते थे। भले वो छोटा होता होगा, लेकिन फिर भी नॉमिनली वो खलीफा के अंडर में आते थे, और वो लोग सब सुल्तान कहलाते थे। तो सुल्तान कोई अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होता था, सुल्तान एक सबॉर्डिनेट अथॉरिटी होता था खलीफा के अंडर में, है ना। हाँ, प्रैक्टिकली हम जानते कि खलीफा कभी भी भारत नहीं आता था, और सब कुछ जैसा भी जो भी चलता था भारत में वो सुल्तान ही करता था। लेकिन कम से कम आइडियली और ऑन पेपर सुल्तान अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होता था, खलीफा के अंडर में वो होता था। वही जब हम बादशाह को देखते हैं तो बादशाह होता अल्टीमेट अथॉरिटी, देयर इज नो वन अबव बादशाह। अकबर या जहांगीर या हुमायूं, हुमायूं तो खैर बहुत वीक रूलर रहा, लेकिन हाँ अकबर, जहांगीर और जो बाद के मुगल रूलर्स थे कुछ,
ये लोग बादशाह का टाइटल लेते थे। ये लोग किसी खलीफा के अधीन नहीं हुआ करते थे। हालांकि ये लोग भी खलीफा को गिफ्ट भेजते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से भेजते थे। किसी दबाव में नहीं भेजते थे या किसी कंपल्शन के तहत नहीं भेजते थे, अपनी मर्जी से गिफ्ट। देखो, मैं आपको अपनी मर्जी से कुछ गिफ्ट दूं तो वो एक अलग बात होती। और अगर आप मुझे ये फरमान सुना दो कि भाई हर महीने आपको ये भेजना है, तो फिर वो गिफ्ट नहीं होगा। वो गिफ्ट नहीं होगा। वो रेवेन्यू हो सकता है, वो ट्रिब्यूट हो सकता है, पर वो गिफ्ट नहीं होगा। तो मुगल बादशाह खलीफा को गिफ्ट देते थे, सुल्तान खलीफा को रेवेन्यू देते थे। ये डिफरेंस होता है। मुगल बादशाह अगर चाहते तो नहीं देते, खलीफा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे खलीफा ऑब्जेक्शन ले सकता था, क्योंकि टाइटल खलीफा के द्वारा ही दिया जाता है। उम्मीद है कि खलीफा खलीफा और सुल्तान और बादशाह के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने ऑफिशियल टाइटल हासिल किया सुल्तान का, लाहौर से दिल्ली को कैपिटल ट्रांसफर किया, और दिल्ली को बिल्कुल ऐसे नर्चर किया जैसे कि किसी नवजात शिशु को किया जाता है ना। इसीलिए इन सारी चीजों के चलते इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जब बन गए, और जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने नर्चर किया दिल्ली सल्तनत को जैसे कि किसी नवजात शिशु को किया जाता है, तो वो नर्चरिंग जो थी, उस नर्चरिंग के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, इनकी पॉलिसीज क्या क्या थी। तो सबसे पहले मॉनिटरी रिफॉर्म। और मॉनिटरी रिफॉर्म में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ टंका एंड जितल। इन्होंने करेंसी इशू करी, टंका और जितल। जो इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने कायम किया था, उस एम्पायर के अंदर एक करेंसी इन्होंने इशू करी, और ये इनका मॉनेटरी रिफॉर्म माना जाता है, ताकि ट्रेडर्स के लिए आसानी हो। टंका यानी कि चांदी का सिक्का, और जितल यानी कि तांबे का सिक्का। और इसी यही टंका आगे चल के बन जाता है टका। इसको टका बोलते, जो भी बांग्लादेश के अंदर करेंसी भी है। और इवन आप बंगाल में भी जाओगे तो बंगाल में लोग रुपए वर्ड कम यूज करते, टका वर्ड ज्यादा यूज करते आज भी। ये टका जो है, ये टंका से ही आता है उस वक्त के। इसके बाद अगला रिफॉर्म हम इनका देखते हैं, मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म, है ना। इंट्रोड्यूस्ड अ लार्ज एंड रेगुलर आर्मी। इन्होंने एक बड़ी और नियमित सेना बनाई। देखिए, ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि भारत में जो राजपूतों की हार हुई थी तुर्कों के आगे, उसकी एक बड़ी वजह थी इफेक्टिव मिलिट्री सिस्टम। और उसमें मैंने बात करी थी कि रेगुलर आर्मी नहीं थी, बड़ी रेगुलर आर्मी नहीं थी किसी एक रूलर की, छोटी छोटी आर्मीज हुआ करती थी। इवन ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान के पास भी बहुत बड़ी फौज थी। पृथ्वीराज चौहान के पास में भी 2 लाख से 3 लाख के बीच की फौज थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये आर्मी रेगुलर नहीं, ये आर्मी जो थी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। तो इनकी आर्मी जो थी लार्ज भी थी, रेगुलर भी थी, एंड सेंट्रलाइज्ड भी थी। इनकी आर्मी सेंट्रलाइज्ड भी थी, मतलब केंद्रीकृत। जैसे हमारी आर्मी ना आज सेंट्रलाइज्ड आर्मी, वैसी आर्मी थी। हमारी आर्मी ऐसी तो नहीं है ना कि पंजाब की आर्मी अलग है, राजस्थान की आर्मी अलग है, या एमपी की आर्मी अलग है। ऐसा नहीं है ना, एक देश की एक आर्मी। तो इनकी भी एक एम्पायर की एक आर्मी थी। पुराने राजपूत रूलर्स जो थे इनसे पहले, उनके जो सामंत होते थे अलग अलग जगहों के, हर सामंत की एक आर्मी होती थी। और लड़ाई के वक्त ये सारे सामंत अपनी अपनी सेनाएं लेके आते थे। इसमें देर लगती थी मोबिलाइजेशन में। कुतुबुद्दीन ऐबक या तुर्क इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। वो जानते थे कि अगर राजपूतों के पास में सेंट्रलाइज्ड आर्मी होती तो कभी ये लोग भारत में नहीं जीत सकते थे। और इसीलिए इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई, ताकि कोई दूसरा इनके ऊपर जीत हासिल ना कर सके। और ये वजह थी, ये सेंट्रलाइज्ड आर्मी के दम पे ही दिल्ली सल्तनत इतने लंबे समय तक रूल कर पाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इनका रिफॉर्म है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इंट्रोडक्शन ऑफ
इक्तादारी सिस्टम। ये जो इक्तादारी सिस्टम है, ये क्या होता है? इक्ता वर्ड आता है सेंट्रल एशिया के वर्ड अक्ता से। अक्ता मतलब कि एक इलाका। तो ये अक्तादारी या इक्तादारी सिस्टम जो होता था, ये सिस्टम इनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होता था। ये इक्तादारी या अक्तादारी सिस्टम जो होता था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था। अब ये क्या करते थे? देखो, इन्होंने इंडिया को जीत तो लिया था, बड़े इलाके को जीत लिया इन्होंने इंडिया के। अब लड़ाई जीतना अलग बात है और लड़ाई जीत के देश चलाना बहुत अलग बात होती है। लड़ाई तो बैटल फील्ड में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, आप जीत गए लड़ाई, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब देश को चलाना है आपको। और इन टर्क्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री थी जहाँ के लोग इनसे अलग थे, जहाँ की लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज से अलग थी, जहाँ का कल्चर इनके कल्चर से बहुत अलग था, और जहाँ का रिलीजन इनके रिलीजन से बिल्कुल अलग था। तो इतने सारे डिफरेंसेस के बाद में इतने बड़े इलाके को चलाना है, तो एक बहुत मजबूत सिस्टम होना चाहिए इस तरह का। और वो सिस्टम इक्तादारी सिस्टम था। अब इस इक्तादारी सिस्टम में होता क्या था? एक सुल्तान जो दिल्ली में बैठ के रूल करेगा अपने पूरे किंगडम को, अपने पूरे एम्पायर को। इस सुल्तान ने अपने पूरे एम्पायर में कई इक्ते डिवाइड कर दिए, कई इलाके डिवाइड कर दिए, और हर इलाका अपने एक ट्रस्टेड गवर्नर को दे दिया। ये जो ट्रस्टेड गवर्नर होगा, ये भी एक तुर्क होगा, लेकिन अपने इलाके में ये ट्रस्टेड गवर्नर वहां के लोकल रूलर्स के साथ या लोकल इन्फ्लुएंशियल नेटिव लोगों के साथ मिल के रूल करेगा। तो होता ये था कि दिल्ली में एक सुल्तान बैठता था, फिर उसके बाद सपोज हम दोआब की बात करते, गंगा यमुना के मैदानों की बात करते, कि वहां पे एक इक्ता था। तो गंगा यमुना के दोआब का इक्तेदार बना दिया सपोज पर्सन एक्स को। अभी जो पर्सन एक्स है, उस गंगा यमुना के दोआब में जाके लोगों से मिलेगा, लोकल लोगों से, और देखेगा कि भाई हमारे आने से पहले इस इलाके में कौन रूल करते थे, कौन से सामंत थे, कौन से ठाकुर थे, कौन से चौधरी थे जो यहाँ पे रूल किया करते थे। उनसे कांटेक्ट करेगा, और उनसे कांटेक्ट करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी मदद से लोकल लोगों को रूल करेगा। तो ये हैरारकी कुछ इस तरह से बनती थी कि छोटे छोटे गांव होते थे, गांव के अंदर पटेल या चौधरी रूल किया करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन किया करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया करते थे। ये पटेल चौधरी, इनसे ऊपर की हैरारकी में लोकल राजाओं को या राणाओं को रिपोर्ट किया करते थे या कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू दिया करते थे। और ये राजा और राणा जो हुआ करते थे, ये गवर्नर्स को कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू दिया करते थे, और ये गवर्नर्स कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू सुल्तान को दिया करते थे। तो ये इस तरह की जो हैरारकी इन्होंने बना रखी थी। अब इसमें जो गवर्नर रूल करता था किसी इलाके को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी को करना होता था, रेवेन्यू कलेक्शन भी उसी को करना होता था, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी को मेंटेन करना होता था, और कलेक्ट किए हुए रेवेन्यू को सुल्तान को जाके देना होता था। सुल्तान उस रेवेन्यू का एक शेयर इक्तादार को दे देता था। उस शेयर में से इक्तादार को आगे की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए खर्चा भी करना होता था, और अपने पास अपने जेब खर्च के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए पैसा भी निकालना होता था। तो ये एक सेंट्रल कंट्रोल को रखने की कोशिश थी इक्तादारी सिस्टम। और इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट कंप्लीटली इल्तुतमिश को जाता है। एक और बात क्रेडिट की जाती है इल्तुतमिश को, कि ही सेव्ड द सल्तनत फ्रॉम द चंगेज खान। चंगेज खान, चंगेज खान एक बहुत ही बैरबरिक इन्वेडर माना जाता है। और चंगेज खान के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द मैन हु ब्रॉट द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम टू एन एंड। इसने इस्लाम के सुनहरे दौर का अंत कर दिया था। हालांकि आपको लगेगा कि ये तो खुद भी मुस्लिम था, क्योंकि इसके नाम के आगे खान लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। खान मंगोलिया के इलाके में मिलने वाला एक टाइटल होता था। कबीले के चीफ को खान कहा करते थे, कबीले के चीफ को हाँ कहा करते थे, हाँ कहते थे वो लोग, या खान कहते थे। तो ये एक मंगोल टाइटल था। ये
किसी भी मुस्लिम ओरिजिन के रूलर का टाइटल था ही नहीं, कभी भी नहीं था। आप अरब वर्ल्ड के जितने भी शुरुआती मुस्लिम रूलर्स को या कमांडर्स को देखोगे, एक के नाम के अभी आगे भी आपको खान नहीं मिलेगा। ये खान टाइटल आपको मिलेगा मंगोलों के पास। तो ये मुस्लिम था ही नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम था ही नहीं मुस्लिम। इनफैक्ट ये सेंट्रल एशिया से लेके अरब वर्ल्ड के बीच में जितने भी छोटे बड़े मुस्लिम किंगडम्स थे, सबको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसा कि मैंने कहा ना कि ही ब्रॉट द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम टू एन एंड, अंत अंत कर दिया था। जो बगदाद हुआ करता था, जो खलीफा की पोजीशन हुआ करती थी, खलीफा, आपने किसी ने पूछा था कि कहाँ बैठता है, खलीफा बगदाद में बैठता था। बगदाद को चंगेज खान की आर्मी ने जाके बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, मंगोल आर्मी ने जाके। और सेंट्रल एशिया के अंदर भी जो किंगडम्स थे उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से ये इन्वेजन किया करता था। अब इल्तुतमिश को एक क्रेडिट दिया जाता है कि ही सेव्ड सल्तनत फ्रॉम चंगेज खान। अब कैसे? जब सबको चंगेज खान ने हरा दिया तो इल्तुतमिश कैसे जीत गया? तो यहाँ पे जीत की बात नहीं है, यहाँ पे बात डिप्लोमेसी की है। दरअसल जब चंगेज खान अपने एक दुश्मन अफगानिस्तान के रूलर ख्वारिज्म के शाह को पीछा कर रहा था, तो ख्वारिज्म के शाह ने भारत में शेल्टर लेने की कोशिश करी थी। पर इल्तुतमिश जानता था कि अगर उसको शेल्टर दिया तो उसके दुश्मन चंगेज खान को भी हम खींच लाएंगे भारत। इसीलिए इल्तुतमिश ने रिस्पेक्टफुली ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन को मना कर दिया कि आई एम सॉरी, हम आपको भी भारत में एक गेस्ट की तरह रिसीव नहीं कर सकते हैं, आप वहीं रहिए अफगानिस्तान में। इस बात से चंगेज खान बहुत बहुत खुश हुआ। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान शायद इस बात से खुश हुआ कि इल्तुतमिश ने मेरे दुश्मन को पनाह नहीं दी और उसने भारत के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन एक्चुअली रियली थोड़ी अगर और इन्वेस्टिगेशन करें तो बात इससे कहीं ज्यादा भी है। तो दरअसल बात यह है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ इल्तुतमिश ने, सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश की डिप्लोमेसी की वजह से चंगेज खान का भारत के ऊपर हमला नहीं हुआ। पर बात एक और थी कि इंडस रिवर को पार करना भी चंगेज खान के लिए आसान नहीं था। चंगेज खान की आर्मी इंडस रिवर के आसपास तक के इलाकों तक पहुंचती है और वहां पर भी लूटपाट करती। लेकिन इंडस रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से, डेप्थ बहुत ज्यादा होने की वजह से, विड्थ बहुत ज्यादा होने की वजह से चंगेज खान की फौज उसको पार नहीं कर पाती है उस वक्त। और फिर वो पर्शिया की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो कभी लौट के नहीं आते क्योंकि पर्शिया के आगे चंगेज खान की डेथ हो जाती। नहीं तो हो सकता है कि बाद में वो आते, जब नदी का बहाव कम होता, पानी कम होता नदी में, तो शायद दोबारा आते वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चंगेज खान की डेथ हो गई। तो अगर इल्तुतमिश को थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया जाता है ना, तो मैं ये कहूंगा कि इंडस रिवर को भी उतना ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि चंगेज खान उसको पार नहीं कर पाया। बट बहरहाल, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किताब के हिसाब से हमको ये फैक्ट याद रखना है कि इल्तुतमिश ने चंगेज खान के कहर से भारत को बचाया नहीं, दिल्ली सल्तनत को बचाया। भारत की बात नहीं, भारत के ऊपर तो बहुत हमले हुए, भारत आज तक बचा हुआ है और हमेशा बचा हुआ ही रहेगा। दिल्ली सल्तनत को बचा लिया इल्तुतमिश ने। अब ये सारे अचीवमेंट्स करने के बाद में इल्तुतमिश डाइड। अच्छा, एक और फैक्ट इसके बारे में लिख लेते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड ही एस्टैब्लिश्ड चहलगानी। ये चहलगानी जो थी ना, ये था ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स। ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स का, जैसे कि मैंने बोला ना कि सुल्तान अपने बेटों से ज्यादा भरोसा अपने गुलामों के ऊपर करते थे। तो इल्तुतमिश ने भी अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए 40 तुर्क गुलामों का एक दल बनाया। और इसी दल को चहलगानी भी कहा जाता था और इसे चालीसा भी कहा जाता था। इसे 40, क्योंकि ये 40 होते थे ना, इसलिए इनको चालीसा भी कहा जाता था और इनको चहलगानी भी कहा जाता था। तो ये भी इनका एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि ही डाइड इन 1236 एडी, 1236 एडी में इनकी डेथ हुई। लेकिन डेथ से पहले
डेथ से पहले इन्होंने एक बड़ा और कंसोलिडेटेड दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने एक लार्ज और रेगुलर आर्मी बना दी थी। इसके बिना, इसके एब्सेंस में दिल्ली सल्तनत एक दिन नहीं चलने वाला था। तो वो इंपॉर्टेंट ज़रूरत थी। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब आप एक लार्ज आर्मी बनाते हो, रेगुलर आर्मी बनाते हो, सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाते हो, यू नीड मनी। आप उस बिना पैसे के नहीं बना सकते एक फौज। इसीलिए दूसरे रिफॉर्म्स भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनकी डेथ के बाद स्लेव डायनेस्टी का क्या होता है? तो इनकी डेथ के बाद इनको सक्सीड करती है रजिया। लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, 1236 एडी से लेके 1240 एडी के बीच में। देखिए, जब इल्तुतमिश बूढ़ा था और इल्तुतमिश को पता था कि अब मेरे ज्यादा दिन नहीं बचे, तभी उसने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट कर दिया था। और ये वाकई में बहुत अनोखी बात है। और इल्तुतमिश की अपने दौर में अपने वक्त से कहीं आगे की सोच भी उसकी दिखाती कि एक पेट्रियार्कल मुस्लिम टर्किश सोसाइटी के अंदर अपनी बेटी को उसने नॉमिनेट किया। उसके बेटे भी थे, ऐसी बात नहीं थी, उसकी कई बीवियां थी और कई बीवियों से कई बच्चे थे और उनमें कई लड़के भी थे। लेकिन उसका एक भी लड़का इस लायक नहीं था। इल्तुतमिश ये बात जानता था कि उसका एक भी लड़का इस लायक नहीं है कि दिल्ली सल्तनत की कमान को संभाल सके। वहीं वो जानता था कि उसकी एक लड़की, उसके अंदर सारी क्वालिटीज है एक सल्तनत को संभालने की। और इसीलिए उसने अपनी इस बेटी को नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडाइवल टाइम्स की टर्किश मुस्लिम सोसाइटी, उसमें एक औरत को रूलर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। और इल्तुतमिश की डेथ के बाद जोर जबरदस्ती का यूज करते हुए इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को रूलर बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज ना सिर्फ इनकेपेबल था बल्कि टायरेंट भी था, यानी कि अत्याचारी भी था। और यही वजह थी कि एक बार जब वो बंगाल गया था एक्सपीडिशन के लिए, तो पॉपुलर रेबेलियन हुआ। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सोल्जर्स और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली शहर के बहुत सारे बाशिंदे, इन सब ने मिलकर, पॉपुलर रेबेलियन मतलब पब्लिक रेबेलियन, लोगों ने रेबेलियन किया, पैलेस को अपने कब्जे में लिया और सारे कमांडर्स की तलवार, गर्दन के ऊपर तलवार रख के उनसे कहा कि रजिया को रूलर बनाओ, जैसा कि इल्तुतमिश वादा करके गए थे। तो पॉपुलर रेबेलियन के चलते रजिया को बनाना पड़ा रूलर, वरना कभी भी रजिया को वो रूलर नहीं बनाते। लेकिन अब रजिया रूलर बन चुकी थी और रजिया ने रूल करना शुरू किया। लेकिन जो 4 साल का पीरियड रजिया ने रूल किया, ये 4 साल का पीरियड पूरी तरह से डिस्टरबेंस का पीरियड था। रजिया को लोगों ने एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया। खास तौर पे उनके जो नोबलमैन थे, जो टर्किश नोबलमैन थे, उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, भले उसमें कितनी भी क्वालिटी रही हो। लेकिन वो दौर ऐसा था कि क्योंकि उसका जेंडर अलग था, उसका जेंडर मेल नहीं था, वो फीमेल थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडाइवल टाइम्स की, वैसे मिडाइवल टाइम्स में सारी सोसाइटीज बड़ी पेट्रियार्कल होती थी और ऐसे में टर्किश मुस्लिम सोसाइटी और ज्यादा पैट्रियार्कल होती थी। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। लगातार रजिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज होती रही। रजिया के काम, देखो क्या होता है कि जब कोई किसी के काम के अंदर कोई कमी नहीं निकाल पाता है, तो फिर वो उसके कैरेक्टर में कमी निकालना शुरू करता है। अगर आपका कोई दुश्मन है और वो सारे ही काम अच्छे कर रहा है कि यार ये तो ये भी चीज़ अच्छी कर रहा है, वो भी वहां भी गलती नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं गलती कर रहा है, तो उसको डिफेम करने के लिए उसके कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया जाता है। और रजिया के साथ भी यही हुआ कि रजिया का नाम जोड़ा गया एक स्लेव के साथ। और वो स्लेव भी कौन? हबशी स्लेव। हबशी स्लेव यानी कि अफ्रीकन स्लेव। एक अफ्रीकन स्लेव था रजिया का जिसका नाम था याकूत। तो ऐसी खबरें उड़ाई गई। अब रजिया उस पर विश्वास ज्यादा करती थी। कोई ना कोई हर रूलर का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्लेव्स होते थे। और उनमें कोई एक स्लेव होता था जो कि ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता था। रजिया के लिए वो याकूत था। एंड याकूत हैपन टू बी एन अफ्रीकन स्लेव। तो अफ्रीकन, काला अफ्रीकन स्लेव एक टर्किश लड़की के क्लोज रहता है। तो ये बातें उड़ानी शुरू हो गई कि भाई इनका अफेयर है, रजिया का अफेयर है याकूत के साथ। और इस तरह से रजिया के कैरेक्टर को डिफेम करने की कोशिश की गई। रजिया का अफेयर था
या नहीं था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इतिहास में जाके करना पड़ेगा, और वो लोग अब बचे नहीं, ना कोई एविडेंसेस बचे, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर अफेयर था भी तो ये भी रजिया की चॉइस थी, उसमें क्या गलत बात थी? और अगर नहीं था तो ये एक र्यूमर था। तो जो भी बात थी, लेकिन रजिया का कैरेक्टर शेमिंग हो गया। अब जो लोग रजिया को पहले सपोर्ट कर रहे थे वो भी रजिया के अगेंस्ट हो गए। मलिक अल्तुनिया, भटिंडा का गवर्नर, जो रजिया का चाइल्डहुड फ्रेंड भी था और रजिया का लवर भी था, लेकिन उसने रजिया से शादी नहीं करी थी, ये सोच के कि रजिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़े एम्पायर को रूल करना है, तो उसने रजिया को जाने दिया था। लेकिन जब उस तक ये बात पहुंची कि रजिया का अफेयर एक अफ्रीकन स्लेव के साथ है, तो उसको बुरा भी लगा, जेलिसी भी फील हुई, और गुस्से में आके उसने रजिया के अगेंस्ट रेबेलियन कर दिया। उसके रेबेलियन को क्रश करने के लिए रजिया जब पहुंची बठिंडा की तरफ, पंजाब की तरफ, तो रास्ते में रजिया की आर्मी ने रजिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हुए पहले तो याकूत को मार डाला और रजिया को इम्प्रिजन कर लिया। और बाद में मलिक अल्तुनिया ने रजिया को कहा कि अगर रिलीज होना है तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। अब रजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसने हाँ कर दिया। जब ये शादी हो गई, मलिक अल्तुनिया और रजिया दोनों आए, तो जो चहलगानी थी, चहलगानी को लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मलिक अल्तुनिया रजिया का हस्बैंड बन के आ गया, अब ये तो हम पे हुक्म चलाएगा, ये कल का लड़का। तो इसीलिए चहलगानी ने रजिया और मलिक अल्तुनिया दोनों को ही खत्म करवा दिया, दोनों को ही असैसिनेट करवा दिया 1240 एडी में। इसी के साथ रजिया का एंड हुआ। एक ऐसी रूलर जो शायद अपने फादर की लेगेसी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं दिया गया कुछ करने का। अनफॉर्चुनेटली रजिया के नाम के नीचे हम कोई रिफॉर्म नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरे टाइम कॉन्स्पिरेसी से लड़ती रही अपने अगेंस्ट। और 1240 में एक यंग एज में उसका और मलिक अल्तुनिया दोनों का ही असैसिनेशन होता है, और ये क्रेडिट जाता है चहलगानी को। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। रजिया को सक्सीड करते हैं कुछ पेटी रूलर्स, जिनमें था, एक था बहराम शाह और दूसरा था मसूद शाह। 1240 से लेके 1246 के बीच में ये दोनों आते हैं, और बिल्कुल आते से ही जाते हैं, जैसे कोई एक के बाद एक विकेट गिर जाते हैं ना, बैक टू बैक, वैसे ये आते हैं और चले जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इनको याद रखने की। इनके बाद एक रूलर आता है दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेके 1266 के बीच में ये रूल करता है। इसे दरवेशी सुल्तान भी कहा जाता है। इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ये बहुत रिलीजियस माइंडसेट का आदमी था, 5 वक्त का नमाजी था, और बहुत ही ईमानदारी से और बिल्कुल पायसनेस के साथ अपनी लाइफ बिताता था। तो ये जो था ना, ये नासिरुद्दीन महमूद, इसीलिए इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि सबके लिए एक कठपुतली जैसा सुल्तान था। कि सुल्तान क्योंकि इल्तुतमिश की फैमिली से था, इल्तुतमिश का पोता था, ये इल्तुतमिश का ग्रैंड सन था ये एक नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा भी था, लेकिन वो अलग है। ये जो था ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, और ये इस उस नाते से इल्तुतमिश का ग्रैंडसन होता था, लेकिन बहुत सीधा साधा आदमी था, अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए चहलगानी ने इसको चलने दिया, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करता था, चहलगानी को अपने हिसाब से दिल्ली सल्तनत चलाने देता था। लेकिन 1266 में इसकी डेथ के बाद इसके ससुर जी, इसके फादर इन लॉ रूलर बनते हैं, और वो होता है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 एडी से लेके 1287 एडी के बीच में रूल करता है। अभी जो गियासुद्दीन बलबन होता है ना, इसका ओरिजिनल नाम बहाउद्दीन था। ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है दिल्ली सल्तनत का, और इसने कुछ चेंजेस किए दिल्ली सल्तनत में, कुछ ऐसे काम किए जो नोटेबल है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये भी एक स्लेव था।
इसे स्लेव डायनेस्टी कहते ही इसीलिए है क्योंकि या तो इसके रूलर खुद स्लेव थे या इसके रूलर्स किसी स्लेव के बच्चे थे, या तो वो किसी स्लेव के बच्चे थे या वो खुद स्लेव थे, इसीलिए इस पूरी डायनेस्टी को स्लेव कहते हैं। तो ही वॉज द स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ही वॉज द स्लेव ऑफ इल्तुतमिश और he belonged to Ilbari Turkish ट्राइब। इल्बरी टर्किश ट्राइब एक बहुत बड़ी ट्राइब होती थी, टर्किश या सेंट्रल एशिया की एक बहुत प्रेस्टिजियस ट्राइब होती थी, उसको बिलोंग करता था। ये भी उसी को बिलोंग करता था, इल्तुतमिश भी उसी इल्बरी टर्किश ट्राइब को बिलोंग करता था। एंड ही वॉज द स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, और गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का स्लेव था। इसीलिए अब समझ गए होंगे आप इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं। अब गयासुद्दीन बलबन के इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स थे, तो सबसे पहली चीज उसने करी थी, ही डिस्ट्रॉयड चहलगानी। चहलगानी जो थी ना, चहलगानी किंग मेकर बन गई थी। चहलगानी चाहती थी कि दिल्ली के तख्त पर ऐसा रूलर बैठे जो हमारे हिसाब से चले। गयासुद्दीन बलबन किसी के हिसाब से चलने वाला नहीं था, खुद भी चहलगानी का हिस्सा रहा था, तो जानता था कि चहलगानी कितना डिस्टर्ब करती किसी रूलर को और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती। इसीलिए सबसे पहला काम इसने किया कि चहलगानी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस सीढ़ी पे चढ़ के ये सिंहासन तक आया था, उस सीढ़ी को इसने सबसे पहले तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उस सीढ़ी पे चढ़ के कोई और भी आ सकता था, तो इसने चहलगानी का डिस्ट्रक्शन किया। दूसरी चीज इसने करी, ही इंट्रोड्यूस्ड ही इंट्रोड्यूस्ड जिसको हम कहते हैं सिजदा एंड पैबोस। ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पैबोस। जैसे सिजदा क्या होता है ये देखते हैं। ये जो फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, इस फोटोग्राफ में एक सबॉर्डिनेट सुल्तान के सामने इस तरह से आप देख रहे हो ना, किस तरह से हाथ करा है, ये इस पोजीशन को, इस जेस्चर को सिजदा कहा जाता है। तो ये जो होता है सिजदा। और पैबोस जो होता है, पैबोस होता है किसिंग द फीट। तो इसने एक नियम बनाया था कि भाई दरबार में जो कोई भी आएगा, दरबार में जो कोई भी आएगा सबसे पहले सुल्तान के सामने सजदा करेगा, फिर उसके कदमों को चूमेगा, उसके बाद अपनी बात कहेगा। इस तरह के जो जेस्चर होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकली सुल्तान की अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करते थे दरबार के अंदर। क्योंकि इससे पहले जितने भी सुल्तान हम देख रहे, नासिरुद्दीन महमूद, मसूद शाह, बहराम शाह, रजिया, ये सभी की पावर नहीं थी, किसी की भी एक की भी, किसी की कोई इज्जत नहीं थी दरबार के अंदर, कॉन्स्पिरेसी इनके अंदर होती थी। तो सबसे पहले बलबन ने बोला मैं ये परिपाटी तोड़ूंगा, सुल्तान है तो सुल्तान की इज्जत होनी चाहिए, और इसीलिए सिजदा और पैबोस होगा। तो सिजदा और पैबोस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और ही इज नोन फॉर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इज नोन फॉर द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं लौह एवं रक्त सिद्धांत। लौह एवं रक्त सिद्धांत यानी कि हथियार चलाओ, खून बहाओ और राज करो। अब ये लौह एवं रक्त सिद्धांत क्या था, इसको अपन थोड़ा और ठीक से देखते हैं। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किस किस के अगेंस्ट इसको यूज किया गया था? मेवाती मुस्लिम्स, मेवाती मुस्लिम्स, बंगाली रेबल्स, ये प्राइमरीली इन दो के अगेंस्ट इसको यूज किया गया था। देखिए, और तीसरा जो था
जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, चहलगानी। तो मेवाती मुसलमान जो कि पहले जादौन राजपूत हुआ करते थे, ये लोग इस्लाम के आने के बाद में या दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में इस्लाम को एम्ब्रेस कर लेते और ये मेवाती मुसलमानों के नाम से जाने जाते। अब इनके पास से राजपाट छिन जाता था, तो ये जो मेवाती मुस्लिम्स थे, ये दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले ट्रेडर्स को लूट लिया करते थे। धीरे धीरे मेवाती मुस्लिम्स का हौसला इतना बढ़ गया था कि वो दिल्ली के अंदर तक जाकर लूट करने लग गए थे। बलबन ने इनको क्रश करने के लिए अपनी आर्मीज मेवात के इलाके में भेजी थी, जो हरियाणा और राजस्थान के लगते हुए इलाके हैं। और उन इलाकों के अंदर अपनी आर्मीज को भेज के मेवातियों के गांव उजाड़ दिए थे, स्लॉटर कर दिया था लोगों को बहुत बड़े नंबर्स में। ऑब्जेक्टिव ये था कि दोबारा कभी कोई मेवाती किसी व्यापारी को या दिल्ली में आके किसी तरह की कोई हुड़दंग ना कर सके या लूटपाट ना कर सके। तो एक मेवाती इसके अगेंस्ट हमको दिखाई देता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि बंगाली रेबल्स, बंगाल में इनका एक कमांडर था तुगरिल खान। उस तुगरिल खान के अगेंस्ट इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यूज किया था, जिसने कि रेबेलियन कर दिया था, इनको टैक्सेस वगैरह देना बंद कर दिए थे। तो ना सिर्फ बलबन ने अपनी आर्मी को बंगाल के अंदर ले जाके क्रश किया इन रेबेल्स को, बट साथ ही साथ उनको ब्रूटली मारा था। और ब्रूटली कैसे मारा था? इम्पेलिंग करके मारा था। इम्पेलिंग में क्या होता था कि जो बांस होता था ना, बांस बांस को नुकीला करते थे, और नुकीले बांस के को है ना एक तो डंडे की तरह रख देते थे नीचे, और फिर जिसको भी इम्पेलिंग करना होता था उसको बुरी तरह से मारते थे। पहले तो बहुत मारते थे उसको, मार मार के अधमरा कर देते थे, उसके कपड़े सारे निकाल लेते थे। और कपड़े निकालने के बाद उस नुकीले बांस के ऊपर शिकार को या विक्टिम को बैठा दिया जाता था। और जब वो बैठा दिया जाता था, उसके बाद में उस बांस को खड़ा करके जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये होती थी इम्पेलिंग। तो ये इम्पेलिंग के द्वारा इसने बंगाल के जो रेबल्स थे उन रेबल्स को मारा। और चहलगानियों को भी उन्होंने इसी तरह से इम्पेलिंग करके नहीं, लेकिन चहलगानी के भी कुछ एक ऐसे मेंबर्स थे जो बलबन की राह में बाधा बन सकते थे। बलबन ने उनको सरे राह पिटवा पिटवा के मार डाला था, सरे आम पिटवा पिटवा के मार डाला था। तो इस तरह से इसने हथियार चलाओ, खून बहाओ और राज करो की नीति को चलाया था, जिसे हम कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज इनसे जुड़ी हुई है कि स्ट्रांगली डिफेंडेड अगेंस्ट द मंगोल्स। मंगोल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चंगेज खान, मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं था कि चंगेज खान ने कोई दरिया दिली दिखाते हुए भारत के ऊपर हमला नहीं किया था। वो उस वक्त इंडस रिवर बहुत तेज बह रही थी, वो पार नहीं कर पाया, पर्शिया निकल गया, वहां पे उसकी डेथ हो गई। तो चंगेज खान का हमला नहीं हुआ भारत में। लेकिन बाद में जब मंगोलों को मौका मिला तो उन्होंने बाकायदा भारत के ऊपर हमला किया। लेकिन बलबन ने बहुत अच्छे इंतजामात कर लिए थे, अपनी फौज को बहुत मजबूत कर लिया था, और मंगोलों के अगेंस्ट उसने काफ़ी सक्सेस अचीव करी। बलबन से पहले नासिरुद्दीन महमूद या बहराम शाह, मसूद शाह, इनके दौर में क्या स्ट्रेटेजी चहलगानी ने अपनाई थी कि वो मंगोलों को, मंगोल पहले ही इंडस रिवर पार कर चुके थे और पंजाब के इलाके मंगोलों ने पकड़ लिए थे। तो मंगोल फर्दर दिल्ली तक हमला नहीं करें, इसलिए चहलगानी क्या किया करती थी, मंगोलों को गिफ्ट दिया करती थी, उनसे दोस्ती जैसे संबंध कायम करती थी, है ना, उनको खुश रखती थी, ताकि वो भारत के इलाके में ना आए। लेकिन बलबन ने इस स्ट्रेटेजी को, इस पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। बलबन ने बोला कि नहीं, हमारे इलाके में घुस आए, खदेड़ो इनको। और बलबन ने अपनी आर्मी लेके मंगोलों के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी, और देखते ही देखते मंगोलों को एक बार फिर से इंडस रिवर के पार खदेड़ दिया। किलेबंदी करी उस इलाके में, बहुत मजबूत किलेबंदी करी कि मंगोल अगर घुसे तो एक एक किले में उनको स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े और आसानी से भारत के मैदानी इलाकों में वो घुस ना पाए। तो ये क्रेडिट डेफिनेटली इल्तुतमिश को तो नहीं जाता ऐसा कोई क्रेडिट खास, लेकिन बलबन को इस बारे में जरूर क्रेडिट जाता है कि उसने मंगोल्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिवली लड़ाई करी। हालांकि उस लड़ाई में उसको अपने बेटे को खोना पड़ा, इसका बेटा था जो इसके बाद इसको सक्सीड करने वाला था,
इसका नाम था शहजादा मोहम्मद। मंगोलों के अगेंस्ट लड़ाई में वो मारा गया। इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी मंगोलों के अगेंस्ट जीत हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी हद तक मंगोल इन्वेजन से भारत को बचाया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के इलाकों में किलेबंदी करके और कई मोर्चों पर मंगोलों को डिफीट करके। लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद, वक्त ये वैसे भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, ये वैसे भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, और इसके बेटे की मौत से इसको बहुत गहरा आघात भी पड़ा। और ये आघात जो था, ये इसकी वजह से ही डाइड इन 1287 एडी। 1287 एडी में जब इसकी डेथ होती है, तो इसकी डेथ के बाद में कई इसके सक्सेसर्स आते हैं। जैसे इसका जो बेटा था, के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये शहजादा मोहम्मद, वो तो पहले ही बेचारा मर चुका था। जो एक्चुअली केपेबल था इसकी जगह ले सकता था। अब देखिए इल्तुतमिश के साथ भी यही बड़ी परेशानी रही कि उसकी जगह जो ले सकता था, नासिरुद्दीन महमूद उसका बेटा, वो मर चुका था। रजिया जो अगेन संभाल सकती थी, उसे मार दिया गया। इसकी जो सही मायने में जगह ले सकता था, इसका बेटा प्रिंस मोहम्मद, वो मर गया मंगोलों के साथ लड़ाई में। इसीलिए स्लेव डायनेस्टी जो थी, ये कभी भी एक खानदान बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसके बाद कैकाबाद आता है, उसके बाद कयूमार आता है, लेकिन ये एक रूल नहीं कर पाते। छोटे मोटे बेचारे बच्चे रहते हैं ये, और इनको रास्ते से हटा दिया जाता है। और उसके बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 एडी से लेके 1320 एडी के बीच में रूल करती है। और रफली इस नक्शे को अगर हम देखें, तो इतना स्पैन खिलजी डायनेस्टी का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैल चुका होता है। तो ये खिलजी डायनेस्टी क्या थी, क्या इसके अचीवमेंट्स थे, इनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, फाउंडेड बाय फाउंडेड बाय जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अभी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ना, ये बुजुर्ग था, बूढ़ा आदमी था। इसकी उम्र लगभग 70 साल थी जब ये रूलर बना था। तब इसकी एज लगभग 70 ईयर्स थी। देखिए आजकल के पॉलिटिशियंस तो हो सकते हैं इतने बुजुर्ग जब वो पॉलिटिशियन किसी बड़ी पोजीशन पे आते हैं, लेकिन उस जमाने में एक रूलर जो होता था ना, उसको बैटलफील्ड में भी कमांड करना होता था, उसको रिलेटिवली यंग होना ज़्यादा फेवरेबल होता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कैरेक्टर को जो पढ़ा जाता है अलग अलग लिटरेचर्स में, तो ऐसा बताया जाता है कि ये थोड़ा नर्म स्वभाव का इंसान था, एज कंपेयर टू द अदर रूलर्स ऑफ दैट फेज। उस फेज के दूसरे रूलर्स के मुकाबले नर्म स्वभाव का इंसान था। ये अपने दुश्मनों को माफ कर देता था। इवन मंगोल पकड़े गए मंगोलों को भी ये माफ कर दिया करता था। इनफैक्ट ऐसे इसके सबऑर्डिनेट्स जिन्होंने इसकी हत्या करने की साजिश करी थी, एक सबऑर्डिनेट था इसका, उसका नाम था एग्जैक्टली उसका नाम अभी एकदम से स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, जैसे ही याद आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो कारा मणिकपुर रीजन का गवर्नर हुआ करता था, और कारा मणिकपुर रीजन के उस गवर्नर ने इसके अगेंस्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी थी इसको असैसिनेट करने की। उसके अगेंस्ट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मोर्चा खोला, लड़ाई हुई, बाकायदा कुछ 3-4 लड़ाइयाँ हुई छोटी मोटी। वो पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद जब सुल्तान के सामने उसको ले जाया गया, तो सुल्तान के सामने उसने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी। उसने बोला, सुल्तान मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। और 15-20 मिनट बाद, या हाँ 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, वहां पर ये सीन था कि सुल्तान, वो गवर्नर और एक दो और लोग मिलकर बैठकर शराब पी रहे थे। मतलब कि 15-20 मिनट पहले जिस आदमी को आपके सामने लाया गया था, जो आपको मारने वाला था, जो आपको मारने की साजिश में पकड़ा गया है, आधे घंटे बाद आप उसके साथ बैठ के शराब पी रहे हो। अब ये जो कैरेक्टर था इसका, इस तरह का माफ कर देने का कैरेक्टर जो इसका था, ये इसके कमांडर्स को पसंद नहीं आता था। इसके जो यंग कमांडर्स थे उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो लोग ये सोचते होंगे ना कि फिर हमारी वफादारी की क्या वैल्यू,
हम जो लॉयल रहते हैं उसकी क्या वैल्यू? तुम तो जो तुमको कल मारने के लिए बैठा हुआ था, जिसके हाथ हत्थे तुम अगर चढ़ जाते तो वो तुमको छोड़ता नहीं। तुम्हारे वो पकड़ में आया तो तुम उसके साथ बैठ के खाना पीना कर रहे हो। तो हम क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ लॉयल्टी? और इसीलिए इन्हीं के एक भतीजे ने इनका भतीजा जिसका नाम अली गुरशस्प था, उसने इनको बुलाया एक बार कारा मणिकपुर रीजन में, और उनको बुला के इनकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को असैसिनेट कर दिया। और इसी के साथ में जलालुद्दीन खिलजी की डेथ होती है। ही वॉज assassinated by his by his son-in-law and nephew, जिसका नाम था अली गुरशस्प। जिसका नाम था अली गुरशस्प। यही अली गुरशस्प आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया था। और इसी ने आगे चल के इस एम्पायर को बहुत दूर तक फैलाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का इंट्रोडक्शन आज हम कर लेते हैं, क्या क्या इसके बारे में ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, अली गुरशस्प की जब हम बात करते हैं तो खिलजी डायनेस्टी इज ऑल अबाउट अली गुरशस्प। जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के मैंने ज़्यादा आपको एक छोटा सा इसका कैरेक्टर बताया कि कैसा नर्म दिल का आदमी हुआ करता था, माफ़ कर देता था किसी को भी, और बहुत ही इलॉजिकली माफ़ करता था वो। दूसरा कि इसका असैसिनेशन इसी के सन इन लॉ अली गुरशस्प ने कर दिया। अब अली गुरशस्प ने इसका जो असैसिनेशन किया था उसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ पहले टाइटल अली गुरशस्प। अभी अली गुरशस्प ही है, अभी अलाउद्दीन नहीं बना है ये। अली गुरशस्प जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका भतीजा भी था, इसका दामाद भी था, क्योंकि टर्किश सोसाइटी में फर्स्ट कजिन मैरिजेस हुआ करते थे। अब क्या होता है कि अली गुरशस्प को कारा मणिकपुर रीजन का गवर्नर बनाया जाता है। ये कारा मणिकपुर रीजन का गवर्नर अली गुरशस्प को बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था। ये प्रेजेंट डे प्रयागराज और उसके आसपास का इलाका था, जो कि बंगाल को कनेक्ट करता था दिल्ली से। बंगाल और दिल्ली के बीच में कनेक्टिंग रूट हुआ करता था ये, इसीलिए इस इलाके की गवर्नरशिप बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। अब यहाँ पे अली गुरशस्प क्या करता है कि 1296 एडी में 1296 एडी में नहीं, उससे थोड़ा सा पहले अली गुरशस्प क्या करता है कि एक हमला करता है। ये हमला करता है दिवाली की रात को। दिवाली होती है उस दिन, लोग दिए जला रहे होते हैं, पटाखे भी फोड़ रहे होते हैं, और ये कारा मणिकपुर रीजन से निकल के हमला कर देता है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में एक पुराना टाउन था, एक एंशियंट टाउन था। इस एंशियंट टाउन को आज विदिशा के नाम से जाना जाता है। उस वक्त इसको भिलसा कहा जाता था। ये भिलसा नाम का टाउन था जहां पर लोग दिवाली मना रहे थे, और अचानक अली गुरशस्प की टुकड़ियां आ जाती यहाँ पे और भिलसा शहर को लूट लेती। दिवाली की वो रात भिलसा के लोगों के लिए बहुत काली रही होगी, जब अली गुरशस्प की टुकड़ियों ने उनको लूट लिया था। और लूट का बहुत सारा माल लेके वो वापस कारा मणिकपुर चला जाता है। अब ये बात सुल्तान को पता चलती, जलालुद्दीन को, कि भाई तुम्हारे भतीजे ने तुम्हें बिना बताए एक टाउन के ऊपर हमला किया, तुम्हारे एम्पायर से बाहर, तुम्हारे किंगडम से बाहर, बहुत सारे लूट भी हासिल करी, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। सुल्तान, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि सुल्तान का स्वभाव थोड़ा नरम था, तो सुल्तान बोलता ठीक है, देखते हैं, कुछ करते हैं। इससे पहले कि कुछ सोचता सुल्तान, अली गुरशस्प ने एक और मूवमेंट किया, और इस बार ये मूवमेंट किया प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के इलाके में। इस इलाके में जहां पर देवगिरी नाम का एक शहर था और एक किंगडम भी था। देवगिरी एक शहर था और एक किंगडम भी था, जहां पर यादव डायनेस्टी का रूलर रामचंद्र रूल किया करता था। यहां पर आता है वो और इस इलाके को भी लूटता है। इस इलाके को लूटता है। इस इलाके को लूटने के साथ ही यहाँ की राजकुमारी के साथ फोर्सिबल मैरिज करता है, और फिर वापस चला जाता है कारा मणिकपुर के इलाके में। जब ये दो लूट कर लेता है 1296 ईडी तक आते आते, जब ये दो लूट कर लेता है, तब दिल्ली का सुल्तान इससे बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो। दिल्ली के सुल्तान को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि ये लूट कर रहा है। दिल्ली के सुल्तान को इस बात से प्रॉब्लम थी कि ये जो लूट कर रहा है इसका पैसा मुझे क्यों नहीं दे रहा है।
तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने नोबलमैन के कहने पे इससे सवाल किया कि यार वो जो पैसा तुमने लूटा है वो मुझे दो। तब अली गुरशस्प ने कहा कि सुल्तान वो पैसा आपका ही है, आप आओ और ले जाओ मेरे पास से। नोबलमैन ने अपने सुल्तान को कहा कि आप मत जाओ उसके पास में, उसको बुलाओ कि वो आपको आके दे। तो जब ये सवाल इससे किया गया तो अली गुरशस्प ने कहा कि देखो सुल्तान, मेरे पास बहुत पैसा, मैंने जो पैसा इकट्ठा किया है, इतनी लूट हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना सारा लूट का माल लेके मैं नहीं आ सकता, मेरे पास इतने ट्रूप्स नहीं है। आना है तो आपको ही आना पड़ेगा। तो सुल्तान को लालच भी आ जाता है कि यार ऐसी कैसी कितनी लूट कर ली, जरा हम भी तो चल के देखें। सुल्तान से रहा नहीं जाता है और सुल्तान दिल्ली से मार्च करके कारा मणिकपुर के इलाके में आते हैं। कारा मणिकपुर के इलाके में यमुना नदी होती है और यमुना के उस पार सुल्तान, इस पार अली गुरशस्प। और सुल्तान पैगाम भेजते हैं अली गुरशस्प को कि तुम आओ यहाँ पे हमको रिसीव करने के लिए। अली गुरशस्प यहाँ पे भी मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं सुल्तान, आना है तो आपको आना पड़ेगा इस पार। सुल्तान के नोबलमैन उसको रोकते हैं कि मत जाओ, हमको क्लियरली कोई कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन सुल्तान की आंखें अंधी हो चुकी थी। सुल्तान बोलता है कि नहीं, वो मेरा भतीजा भी है और मेरा दामाद भी है, वो मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा, मैं तो जाऊंगा। जैसे ही सुल्तान नाव से नदी पार करके उस पार जाता है, अली गुरशस्प उनको इनिशियली वेलकम करता है और वेलकम करने के बहाने अपने एक असैसिन को अपने एक असैसिन को भेज के इनके ऊपर तलवार से वार करवाता है। पहला वार लगता है जलालुद्दीन को, और वो वार लगता तो है लेकिन जलालुद्दीन की जान नहीं ले पाता वो वार। लेकिन जलालुद्दीन को अब रियलाइज होता है कि सही में मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो गई। जलालुद्दीन भागने की कोशिश करता अपनी नाव की तरफ, लेकिन तब तक उसके ऊपर दूसरा वार हो चुका था और वो दूसरा वार झेल नहीं पाता है। जलालुद्दीन की डेथ वहीं हो जाती है और यहीं से अली गुरशस्प रेबेलियन कर देता है। रेबेलियन करके जितनी भी टुकड़ियां आई थी उनको सबको अपने साथ मिला लेता है। जितनी दौलत अली गुरशस्प ने इकट्ठी करी थी ये इसीलिए करी थी ताकि जब वो रेबेलियन करेगा और बहुत लोग उसको अपोज करेंगे कि ये क्या किया अली गुरशस्प तुमने, तब उन लोगों के मुंह में वो दौलत ठूस देगा तो उनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो ये रिश्वत देता है, सुल्तान के साथ आई टुकड़ियों को रिश्वत देके उनके मुंह बंद कर लेता, उनको अपने साथ कर लेता है, सारे कमांडर्स को अपने साथ मिला लेता है। और यहाँ से अली गुरशस्प एक बड़ा मार्च करता है सारी दौलत लेते हुए दिल्ली की तरफ। रास्ते में जो भी इक्तादार उसको मिलते हैं, राजा मिलते हैं, राणा मिलते हैं, चौधरी मिलते हैं, जो भी उसको अपोज करते हैं, नहीं करते, सिक्के उछालता हुआ लोगों के बीच में, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, किसी किसी को घोड़े गिफ्ट कर दिए। जैसा जो मिल रहा था, जैसा माथा मिल रहा था, वो वैसा तिलक लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। और बाय द टाइम वो इतनी दौलत लुटाते हुए जब दिल्ली पहुंचता है तो जितने भी कमांडर्स होते हैं जो कभी जलालुद्दीन के लॉयल थे वो सब अली गुरशस्प की तरफ हो जाते हैं। जो कुछ अभी भी लॉयल थे उनको मार दिया जाता है, कुछ भाग जाते हैं दिल्ली छोड़ के। और इस तरह से जलालुद्दीन को मार के उसका भतीजा और उसका दामाद अली गुरशस्प एक नए किंगडम, एक नए रूल का एस्टेब्लिशमेंट करता है और टाइटल अज्यूम करता है अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन सिकंदर सानी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन सिकंदर सानी क्या था और किस तरह से ये रूल करता है, ये आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद।